छोटा सा काम निपटाता हूँ। हाँ ओके। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणाशणो मंगलाणं च सव्वै सिंह पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणाशणो मंगलाणं च सव्वै सिंह पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणाशणो मंगलाणं च सव्वै सिंह पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणाशणो मंगलाणं च सव्वै सिंह पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणाशणो मंगलाणं च सव्वै सिंह पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदरता से मंत्र का उच्चारण किया। बहुत धन्यवाद भावना जी। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। साहब आपने मैनेज करी है, तुम करे। हाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का हमारा विषय है निर्वैकल्पिकता, अवेयरनेस ऑफ चॉइसलेसनेस। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द सूचित किया है हमारे सम्माननीय ट्रस्टी श्री केतन भाई रूपारेलिया जी ने, चॉइसलेस चॉइस। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। दादा भगवान ने कहा है कि संयोग इकट्ठा करने में लोग टाइम बर्बाद करते हैं। संयोग तो कुदरत ही मेल मिला देती है। यानी किसी भी काम के सफल होने में कुछ फैक्टर्स का इकट्ठा हो जाना अनिवार्य होता है। एक भी घटक की कमी रही
तो फिर वो काम नहीं होगा। तो ये सब फैक्टर्स का इकट्ठा होना, सब घटकों का एक साथ मिलना, इसको कहते हैं संयोग। जैसे कि हमारा कुछ काम है, एग्जाम देने हमको जाना है, तो समय सर केंद्र पर पहुंचना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद साथ में एडमिशन कार्ड होना भी जरूरी है। फिर रिक्शा या कोई वाहन मिल जाए, वाहन मिलने के बाद ट्रैफिक में हम न फंस जाए। देखिए संयोग अड़चने कैसे आती हैं, सारे संयोग जब इकट्ठा होते हैं वो अपने आप ही होते हैं, उसमें से एक संयोग हम हैं, तभी वो कार्य सफल होता है। एक भी संयोग की कमी हो, सब कुछ तैयार है लेकिन काल नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, तो फिर वो काम नहीं होता। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कार्य की सफलता हमारे स्वयं के कारण है, मैंने किया, जो भी काम हुआ। ये कोरा अहंकार है, क्योंकि आप तो केवल एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स यदि आपके साथ नहीं मिलते तो वो काम नहीं होता। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पूरा स्वयं ले लेते हैं। 6 घटकों को मिलके काम होता है, भव, भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल और नियति। इनमें से एक भी घटक नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं होगा। तो लोग संयोग इकट्ठा करने में टाइम बर्बाद करते हैं कि ये काम करना है तो ये सब ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। काम अपने आप हो ही जाता है जब संयोग इकट्ठा होते हैं। एक आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं एक प्रश्न के ऊपर। आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए। रीटा मैम, यहां से यस, पार्टिसिपेंट कैन अनम्यूट देमसेल्व्स। ये आपको रीज्वाइन करना पड़ेगा, जब नेटवर्क कमजोर हो तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। हाँ, तो इस सत्र में हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा सत्र एक प्रश्न के इर्द गिर्द ही मंडराता है, और वो प्रश्न है, मनुष्य के पास कितनी सत्ता है? मनुष्य प्राणी के पास कुदरत ने कितना पावर दिया है? क्या हमारे वश में है और क्या हमारे वश में नहीं है? कहाँ हम बेबस है, कहाँ हम विवश है? इसी विषय पर ये आज का सत्र है। अब चॉइसलेसनेस के प्रति जागरूकता हो तो एक बहुत बड़ा रहस्य मानो समझ में आ गया। फिर व्यक्ति शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ मेरा बस नहीं चलता। यदि मनुष्य जन्म की जो प्रक्रिया है इस पर हम गौर से देखें और इसको समझें तो हमें ये प्रतीत होगा कि जन्म लेने के विषय में हमारा कोई निर्णय नहीं था। अब देखिए, जिन बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि उस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे बस में था ही नहीं कि जन्म कहाँ लेना है, किस माता पिता के गोद में खेलना है, भाई बहन कौन हो, त्वचा का रंग कौन सा हो, कौन से देश में जन्म ले, कौन से नगर में ले, वहां का वातावरण आबो हवा कैसी हो, कोई विकल्प नहीं दिया गया। तो इस सत्य की अनुभूति को ही कहते हैं निर्वैकल्पिकता। चॉइसलेस चॉइस थी वहां पर। यहां मैं इस्कॉन के बहुत जाने माने गौर गोपाल दास जी महात्मा हैं, बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छे वक्ता है। उनका स्मरण मुझे हो रहा है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, किसी ने प्रश्न पूछा था कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? यदि भाग्य पहले से तय है तो फिर व्यक्ति कर्म क्यों करे? प्रश्न बहुत सुंदर है और उसका उत्तर भी उतनी ही सुंदरता से उन्होंने दिया कि पहले समझ लो कि भाग्य क्या है, व्हाट इज डेस्टिनी।
भाग्य वो है जिसका चुनाव हमने नहीं किया, जो हमको मिल गया। कहाँ जन्म लेना है, हमारे हाथ पैर कैसे हो, स्वास्थ्य कैसा हो, आंखें कैसी हो, चेहरा कैसा हो, हाइट कितनी हो, इसके बारे में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वो हमारा भाग्य है, वो बन चुका है। लेकिन कोई हमारा अपमान करता है तो उसके लिए हमारा प्रतिभाव कैसा हो, ये हमारा कर्म है। वहां हमारे पास चॉइस है कि मुझे कोई दो गालियां दे रहा है तो क्या मैं उसको थप्पड़ मारूं या कड़वा घूट समझ के वो पी लूं, शांत रहूं और वो स्थान छोड़ दूं। क्योंकि प्रतिभाव का अधिकार तो मेरे पास है ना, और चीजों में मेरे पास विकल्प नहीं है। यहां तक कि हमारा जीवन कैसा हो, मन कैसा हो, क्योंकि मन भी बना बनाया आया है। जो कुछ भी पिछले भाव में बोया गया है वो ही सब उगा है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक्सेप्टेंस का एक सेशन लिया है पहले। अब हमको ये जानना है कि ये जो चॉइसलेस चॉइस है, जहां हम बेबस है, वहां खेद करने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझ लेना है। यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसी सत्य की अनुभूति आज हमको करना है। तो देयर इज नो चॉइस फॉर साइकिल्स इन नेचर। प्रकृति ने अपने हाथ में जो तंत्र रखे हैं, जो सूत्र प्रकृति के पास है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समर अपने समय पे आएगा, अपने समय पे विंटर आएगा, अपने समय पे बारिश होगी, अपने समय पर बाढ़ आएगी, सूर्योदय सूर्यास्त भी अपने समय पर आएंगे, है ना। तो ये जो प्रकृति का घटना चक्र है, चांद और चांद की कलाएं, समुद्र की लहरों का ज्वार भाटा, प्राकृतिक संकट, भूकंप, बाढ़, आंधी, शीतलहर, महामारी, अकाल, ये हमारे वश में नहीं है। अभी कोरोना रूपी कितनी बड़ी महामारी आई, ये अपने ढंग से प्रकृति का चक्र चलते रहता है और इसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। उसकी पसंद नापसंद का कोई विकल्प नहीं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, भाई अभी बारिश नहीं आना चाहिए, बहुत बारिश आई, लोग कहते हैं, भाव देते हैं, है ना, भाव करते हैं। लेकिन प्रकृति के मन में जो है, प्रकृति ने जो निश्चित किया है वो होके रहेगा। तो ये बोध बने रहना कि प्रकृति के चक्र में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वहां केवल एक्सेप्टेंस ही करना होता है। इसी को कहा गया है निर्वैकल्पिकता। अब इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हमारे पास क्या बचा है फिर? केवल अपना बचाव करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। यदि बारिश आ रही हो तो आप छाता ले लीजिए, रेनकोट पहन लीजिए, लेकिन ऐसा भाव मत भेजिए प्रकृति में कि ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि घटना घटित होना या नहीं घटित होना हमारी मर्जी से नहीं होगा। ऐसी 95% घटनाएं हैं जहां हमारी मर्जी नहीं चलेगी। 5% जगह ऐसी है जहां हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? कुछ हद तक, हाँ, कि भाई हमारा वजन कितना हो। वजन बढ़ गया है, 80 किलो हो गया है, तो हम 70 किलो या 60 किलो तक उसको खींच के ला सकते हैं। 20 से 20 किलो वजन कम किया जा सकता है। यदि कुछ रोग है तो दवाई लेकर, ठीक है ना, वैद्य से मशवरा करके उस रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। यदि या कुछ कुछ लोग अपने बुद्धिआंक को भी विकसित कर सकते हैं, ठीक है ना। या जो स्किल्स हैं, जैसे कि तैरना है, खेलना, दौड़ना, संगीत वादन है, चित्रकला है, आर्ट और स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। ये हमारे वश में है। यदि गौर से हम ऑब्जर्वेशन करें प्रकृति की घटनाओं का, तो ये पता चलेगा कि हमारी स्वतंत्रता जो है वो सीमित है और कुदरत का जो कानून है वो सबसे ऊपर है। इसलिए अहंकार जो है हमारा,
वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने जैसा मनुष्य मात्र के पास कुछ दिया ही नहीं है प्रकृति ने, तो अहंकार किस चीज का करे। कच्छ भुज में भूकंप आया था, एक बहुत बड़े अमीर आदमी जिनके तिजोरी में सोना चांदी काफी धन रखा था, वो कैंप में बाएं हाथ के ऊपर एक रोटी और सब्जी लेकर दाहिने हाथ से खा रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, कभी सोचा होगा किसी ने एक बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति, उन पर ऐसा समय भी आ सकता है कि हाथ पर थाली भी नहीं रोटी रखकर खाना पड़े। तो प्रकृति की घटनाएं जो है उसमें हमारा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चलता। स्फीयर ऑफ अवर फ्रीडम इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हमको प्रकृति ने कुछ आजादी नहीं दी। कर्म करने का पूरा अधिकार अपना है, फ्री विल, पूरी सत्ता दी है कि आप भाव करो, अच्छा भाव करो या फिर बुरा भाव करो, सकारात्मक सोचो या नकारात्मक सोचो। अगला हमारा जो सेशन है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का है, इसीलिए ये टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कुदरती जो संज्ञाएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो सहज वृत्तियां हैं, इन पर मनुष्य का बहुत कम नियंत्रण होता है। ये भी देखिए, आप कुदरत के हाथ में है, आपको भूख कब लगे, ठीक है, आपका भोजन कैसा हो, हमारा भोजन कुदरत से ही आता है ना, ठीक है, आपको नींद कब आए। आप हम लोग बोलते हैं आज मैं इतने बजे सोया, आज मैं जागा। अरे मैं सोया मैं जागा है ही नहीं, ये तो कोई सुला रहा है और कोई जगा भी रहा है, ठीक है ना। तो हम 95% घटनाओं को लेकर विवश है, केवल दर्शक मात्र है। हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे व्यवसाय प्रोफेशन के बारे में, हमारे पारिवारिक संबंधों के बारे में, हमारी सफलताओं और जीवन की समस्त घटनाओं का मात्र 5% जितना ही हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस सत्य को सावधानी पूर्वक यदि समझ जाए तो अहंकार की डिग्री अपने आप नीचे आ जाती है, ठीक है ना। ये सत्य अहंकार को चूर चूर करने के लिए काफी है कि मैं तो विवश हूं, तो मैं घमंड किस बात पर करूं, जब मैं लाचार हूं, मेरे पास इतनी सत्ता नहीं है। 95% सत्ता कुदरत के पास है, और 5% में दखल कर सकता हूँ, तो उस पर मैं मुझे कितना घमंड करना चाहिए, है कि नहीं। फिर भी है, ये कहा गया है कि मनुष्य मजबूर नहीं है। प्रकृति ने मनुष्य को प्रसन्न रखने के लिए, उसकी सकारात्मकता के लिए बहुत अधिक ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। मनुष्य जीवन जो है वो साहजिक प्रक्रिया से विवश रहने के लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो कुदरती चक्र में यंत्रवत पड़े रहने के लिए हमने जन्म नहीं लिया। कुदरत के नियम का अभ्यास करके, इन नियमों को स्वीकार करके, इनमें आविष्कार करके मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। अब जैसे कि कार बनाई है, रेलवे, एरोप्लेन, हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल साइंस में हमारा बहुत बड़ा आविष्कार है ना, सुविधा युक्त मकान, खान पान, गटर की योजना, पानी की सुविधा, इंटरनेट, स्मार्टफोन। विज्ञान ने विकास कितना किया है, बहुत अधिक विकास किया है। यानी मैन इज नॉट टोटली हेल्पलेस। वो चाहे तो अपने बुद्धि का उपयोग करके, अपने रचनात्मक का उपयोग करके अपने लिए और बढ़िया सुविधाजनक जीवन का निर्माण कर सकता है, फैसिलिटीज बना सकता है। हमारी भावनाएं और स्वभाव, कई ऐसी बातें होती हैं कि स्वास्थ्य या रोग, सुख दुख, संपत्ति या दीनता, प्रेम या नफरत, पसंद या नापसंद, ऐसा द्वंद्वात्मक परिस्थितियां पैदा करती है। और इनको नियंत्रित करने के लिए फिर हमें कुदरत ने आंतरिक व्यवस्था दी है, अंतःकरण दिया है, जिसका समझदारी से उपयोग करके हम बाह्य परिस्थितियों को ठीक ढंग से, सुचारू रूप से हैंडल कर सके। और भी एक बहुत बड़ी कृपा है कुदरत की कि हमें गुरु मिला देती है कुदरत। सब कुछ तो हम जानते नहीं है, तो हमारे पुण्य कर्म के आधार पर
सत्संग के माध्यम से ऐसे गुरु का हमारे जीवन में आना होता है कि जिससे पूरा का पूरा जीवन ही बदल जा सकता। कुदरत की इच्छा है कि हमें आनंद प्राप्त हो, लेकिन हम आनंद के लिए गलत ऑब्जेक्ट्स का पीछा करते हैं और उन पीछा करने के बाद, उनको पा लेने के बाद फिर कुछ समय का अस्थायी आनंद तो मिलता है, फिर निराशा आ जाती है। मुझे लगा था कि इसमें सुख है, इसमें तो सुख नहीं है। ययाति का किस्सा हमने पढ़ा है सभी ने कि ययाति को ऐसा लगता था कि देह में सुख है। उसने अपने आप को वासना में डुबो दिया, निरंतर भोग में ही लगा रहा। और जब यमराज उसको लेने आए तो वहां भी गिड़गिड़ाने लगा कि अभी तो मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, अभी तो मैंने कुछ भोगा ही नहीं। यमराज ने भी उनको ऑप्शन दिया, यदि आपको और भोग भोगना है तो आपके बदले किसी और को मैं ले जाऊं। कौन है जो अपनी जवानी आपको गिफ्ट करेगा और वो बूढ़ा होकर मेरे साथ चले? तो ययाति का एक पुत्र था, पिता के लिए उसने अपनी जवानी का त्याग कर दिया, तो उसके पुत्र की जवानी ययाति ने ले ली। देखिए आप, ये भोग विलास, इससे मन की तृप्ति नहीं होती। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ययाति। इतना भोगा फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ, अपने बेटे की जवानी उसने ले ली और बेटे ने भी अपनी जवानी कुर्बान कर दी पिता के लिए। और सब भोगने के बाद अंत में उसे पता चला कि इसमें सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। बाद में वो लाचार होकर बुढ़ापे में पश्चाताप करते हुए उसने देह त्याग किया। तो ये जो सेंस ऑफ व्यूअरशिप है हमारे यहाँ, सर्वप्रथम जब हम कहते हैं कि मैं ऑफिस गया था, मैंने ये कार्य किया, मैंने इस प्रसंग को मार्गदर्शन किया, तो ये जो मैं हम जो करते हैं, लोग करते हैं, ये मैं जो है ये भ्रामक है। कोई अनजान कुदरती शक्ति है जिसके प्रेरणा से ये होता है, या हम भी बाध्य होते हैं वो करने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि सफलता हुई तो फिर मैंने किया, निष्फलता आई तो फिर उसके लिए वाहनों की बहुत लंबी सूची होती है। सफलता निष्फलता दोनों में ही कुछ जरूरी फैक्टर्स विद्यमान होते हैं। इसलिए ये जो मैं की पिपुड़ी अक्सर लोग बजाते हैं कि धंधे में मुनाफा हुआ तो मेरे कारण हुआ, मैंने ये पॉलिसी की थी, मैंने ये स्कीम सोची थी, और घाटा हुआ तो फिर सीजन स्लैक है, या फेवरेबल सीजन नहीं है, या महामारी के कारण ऐसा हो गया, पहले तो बहुत अच्छा चलता था, है ना? थिएटर्स के बिजनेस आप देखें तो थिएटर्स के बिजनेस एक समय अपने चरम सीमा पर थे। उनकी टिकट के बहुत ज्यादा महंगी भी हुआ करती थी, 500 से लेकर 1000 रुपए तक। और उनमें जो नाश्ता मंगवाया जाता था वो भी काफी महंगा होता था, 100 रुपए का वड़ा पाव, 150 रुपए का पिज्जा। ये तो थिएटर चलाने वालों को शायद ये अहंकार हुआ होगा कि देखिए हम किस तरह बिजनेस कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। कोरोना काल में यही सब थिएटर्स 1-1.5 साल के लिए बंद हो गए, हालत खस्ता हो गई, आर्थिक दृष्टि से उनका डाउनफॉल हो गया। आप कैसे कह सकते हैं? यदि आप ही करने वाले होते, यदि मनुष्य ही करने वाला होता तो फिर वो विफल नहीं होता, वो हमेशा सफल होता। तो तात्पर्य ये है कि सब कुछ हमारे वश में नहीं है। मनुष्य के लिए ऐसी व्यवस्था को विकसित करना संभव है कि वो अपना सुख बढ़ा या घटा सके, अपनी सफलता की मात्रा बढ़ा सके, निष्फलता को कम कर सके। ठीक है ना? इस मोड़ पर ऐसी प्राप्ति कैसे की जाए, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शिष्य को मार्गदर्शन हेतु सद्गुरु की आवश्यकता रहती है, और अपने खुद के लिए स्वयं योजना बना लेना संभव नहीं है। ठीक है ना? So there is always divine force working within and without. कुछ बहुत सफल लोग हैं जिनको इस रहस्य का ज्ञान है।
और जो इस रहस्य को जानते हैं वो बहुत ज्यादा सफल, बहुत ज्यादा अमीर होने के बाद भी नम्र बने रहते हैं। उनको गुस्सा आसानी से नहीं आता, अपमान का घूंट भी पचा लेते हैं। उनका जो व्यवहार है, प्रतिभाव है, वो सौम्य होता है, क्योंकि वो जानते हैं हर जगह मैं नहीं चलता। इस रहस्य का जिनको ज्ञान है वो बहुत जल्दी से क्रुद्ध नहीं होते। अभी हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम था हॉलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में, काफी बड़ा कार्यक्रम था और काफी भीड़ इकट्ठा हुई, अलग अलग जगह से लोग आए। उसमें हमारे एक बड़े आदमी जिनको कह सकें ज्ञान की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, वो भी पधारे। अब वो पधारे हैं तो जैसा कि एक गेट के ऊपर एक वॉलंटियर हमने रखा था और उसको कहा था भाई लोगों को जरा चप्पल बाहर रखने के लिए कहना। अब वो गणमान्य व्यक्ति थे, सम्मानीय थे, साफ सुथरे विचारों से, आचारों से। अब वो आए, वॉलंटियर ने उनको पहचाना नहीं कि शायद होलिस्टिक साइंस से जुड़े हुए हो, तो उनसे कह दिया कि भाई साहब आप भी चप्पल बाहर निकाल लो। उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना मुस्कुराते हुए अपनी चप्पल बाहर निकाल ली और भीतर आए। छोटी, अब ये छोटी बात नहीं है। कहीं और ऑफिस में कार्यक्रम होता तो बवाल हो जाता, ये सब मेरा है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, हाँ, मेरा इतना मान है, किसी की हिम्मत कैसे हुई। ये छोटी छोटी घटनाओं की वजह से तो कई बारातें लौट गई कि हमको मान सम्मान नहीं मिला, हम बारात लेके जा रहे हैं, शादी नहीं होगी। कई शादियां टूट गई, बिखर गई। अहंकार इतनी बुरी वस्तु है कि थोड़ा सा सम्मान कम पड़ जाए, ये तो दूल्हे का फूफा है, दूल्हे के फूफा को लड्डू देना भूल गया, इतना घोर अपमान। छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इश्यू हो जाता है ये समझने लायक बात है। ये कुदरती प्रक्रियाओं का निरीक्षण यदि करे तो भीतर और बाहर दिव्य शक्ति की उपस्थिति अवश्य नजर आए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर से जुड़े हैं, गुरु कृपा से, दादा भगवान के आशीर्वाद से उन्हें एक इतना बड़ा गुण मिला है कि जहां लोग अपमान के कारण व्यथित हो जाते हैं, वहां ये लोग मुस्कुराकर विष का घूंट इतने आसानी से पी लेते हैं जैसे कि शंकर शंभो हो, बड़ी आसानी से, कि पता ही नहीं चलने देते। हाँ दादा ठीक है, हाँ भैया जी ठीक है, हाँ भाई ठीक है, हाँ साहब जैसा आप है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी जागृति रखना चाहिए। ये है चेतना की जागृति, और ये हमें विनम्र और ऊर्जावान बनाती है। अक्सर लोग वॉचमैन से उलझ पड़ते हैं, ठीक है ना। वॉचमैन की ड्यूटी आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ड्यूटी कही जाएगी। उसको क्या पता है बेचारे को, अभी सामने जो आने वाला है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है। उसके लिए तो बस वो एक आगंतुक है और उसका काम है कि भैया गाड़ी यहाँ पार्क करो। गाड़ी के पार्किंग पर से इतना झमेला होता है कि कई बार वॉचमैन को मार खानी पड़ती है। तो मुझे उसने कह दिया है कार यहाँ से हटाओ, नहीं हटाऊंगा। बीच में लोग पार्किंग करेंगे कार और फिर ऊपर से हमसे प्रेरित होकर चिल्लाएंगे, है ना। तो ये जो महत्व है, ये यह ज्ञान हो जाए कि हम बहुत सी जगह पर विवश है, तो ये महत्व का गलन हो जाएगा, ठीक है ना। और नफरत, आसक्ति, लोभ, मालिकी भावना, बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब घमंड के दोस्त है। जहां अहंकार है वहां ये पूरा फ्रेंड सर्कल अहंकार के साथ साथ ही चलता है। और अहंकार ही यदि डाउन हो जाए तो फिर उसके जो मित्रगण हैं, ये जिसकी हमने चर्चा की अभी, ये सब के सब पीछे रह जाएंगे। भ्रामकता पूर्व मैं पद को समझने, जिसको हम अहम भाव कहते हैं, आत्म जागृति हो जाए, आत्मबोध हो जाए, ईश्वर की अनुभूति हो जाए, दिव्य ज्ञान हो जाए, तो ये महत्व की भावना निकल जाती है। इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है। दादाजी के पास जितने लोग आए थे
कहते हैं कि वो दादाजी के चरणों में अपना अहंकार रख देते थे या दादाजी उनका अहंकार ले लेते थे। अहंकार ही निकल गया तो 99% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गए ना, फिर कोई झमेला ही नहीं रहा। फिर जिसमें अहंकार नहीं है, जो खुशी खुशी विषपान कर रहा है, उसको आप कैसे क्रोधित कर सकते हो या वो कैसे व्यथित होगा? अरे जो विष पी रहा है, ठीक है ना, वो अपना क्या कहेंगे उसको, अपनी इक्वेनिमिटी या अपना ताल, अपना तराजू कैसे बैलेंस कैसे हो सकता है? गुरु का यही महत्व है। महापुरुषों का प्रत्यक्ष सत्संग हमें दिव्यता की ओर ले जाता है और इससे जीवन हमारा सफल हो जाता है। इसलिए सत्पुरुषों का संग जो है, ये बहुत कीमती, बहुत बिरले है। धन्य है वो सभी लोग जो सत्संग में है। एक संस्कृत श्लोक में जैसा कहा गया है कि कमल पत्र पर पानी जैसा चंचल यह जीवन अतिशय चपल है, कब जीवन बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसलिए एक क्षण भी की हुई सज्जन संगति भव सागर को पार करने वाली नौका है। ये सत्संग का महत्व है। एक वाक्य भी यदि सुनाई दे, जेपी अमीन साहब ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था, इसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। रोहिणिया चोर का दृष्टांत था। उसने भगवान महावीर का केवल एक वाक्य सुना, एक ही वाक्य, और वो एक वाक्य ने उसकी जिंदगी बदल दी। बाद में वो महावीर स्वामी की शिष्य बन गए, चोरी वगैरह सब छोड़ के। तो सत्संग का इतना अधिक प्रभाव होता है, तो हमें ये रहस्य अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बहुत सी जगह पर हम विवश है, और वो विवश, इसको आप नकारात्मक तौर पर मत लीजिए, सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो प्रकृति ने हमको सत्ता दी है, लेकिन कुछ मर्यादाओं के साथ। अब मर्यादाओं के साथ सत्ता देने के उपरांत भी मनुष्य ने कितनी उधम मचा के रखी है। ग्लोबल वार्मिंग करके रखा है, पोल्यूशन करके रखा है, गंदगी बना के रखी है, एटम बॉम्ब और न जाने कैसे कैसे शस्त्र बना के रखे हैं। देखिए आप, मर्यादा के साथ सत्ता देने के बाद भी इतनी उथल पुथल धूम मचा के रखी है। अमर्याद सत्ता होती तो क्या ब्रह्मांड को बचा बचा सकता था कोई? इसलिए प्रकृति ने जो बड़े पावर्स है वो अपने पास ही रखी। हमारा जो सेशंस है अभी, ये सर्वांगीण जीवन के रहस्य जो दादा भगवान के साथ चर्चा करके आदरणीय श्री जयंती लाल जी शाह, इन्होंने अपने डायरी में नोट किए, और उस डायरी के आधार पर एक सुंदर सी किताब का जन्म हुआ, और वही हमारे सत्र में अभी चल रहा है। कुल 27 अध्याय है। आज हमने निर्वैकल्पिकता, चॉइसलेस चॉइस, बड़ा सुंदर शब्द सूचित किया हमारे केतन भाई ने, चॉइसलेस चॉइस। ये चॉइसलेस चॉइस का रहस्य आज हमने जाना, और इसको हम स्मरण में रखें तो एक सजगता निर्माण हो, एक जागृति आए, और उस प्रकार हम अलग अलग घटनाओं, अपने जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है, उसको हम अपना सकारात्मक प्रतिभाव से डील करें, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर मैं विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। समय भी समाप्त हो चुका है। अब हम 5 मिनट का लेंगे प्रश्न सत्र, ठीक है। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आज के पहली बार जो हम जिनके वाणी का लाभ ले रहे हैं, ऐसे वक्ता श्री कीर्तन भाई जी, रूपारेलिया जी। तो 5 मिनट है हमारे पास, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्न रखिए, या आपको मन में कोई विचार आया है तो आप शेयर कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज के विषय के अनुषंग में आप जो भी कहना चाहते हो। जय सच्चिदानंद। बोलिए रीटा बेन, भावना बेन।
सिन्हा साहब अपने विचार रखिए, आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर हाँ सर। व्याख्यान है। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा रीटा बेन, लेडीज फर्स्ट के आधार पर आप बोलिए, चलिए। हाँ, मैं एक-एक को आपने आमंत्रित करता जैसे कहा कि दुनिया को अमर्याद शक्तियां दे देते यदि भगवान, तो बहुत सारा प्रलय हो जाता। और अभी भी प्रलय हो ही रहा है सर, चाइना रसिया सब मिलके सब कर ही रहे, यूक्रेन वगैरह। पर आप देखिए तो उन्होंने बारिश भी कृत्रिम बना दी। मतलब बारिश को भी उन लोग खेतों में जहां उन्हें बरसाना है वहां पे बारिश बरसा सकते हैं। और हमारा ओजोन लेयर उन्होंने तोड़ ही दिया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो ही रहा है सब। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा परेशान तो करती ही हैं कि हमारे पास शक्तियां जितनी भगवान ने दी हैं उसका हम गैर उपयोग करते हैं, और हम उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके, जैसे हम ही एकदम होशियार है और हमारे में ब्रेन बहुत ज्यादा है और रोबोटिक्स के ऊपर जा रहे हैं, जिसको एक बार ऑपरेशन करने का सौंप दिया तो वो सटीकता से करता है। पर यदि ऐसी हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें रोबोट से पूरा सभी आदमियों को भी कैप्चर कर लिया, और उसके बाद उनका जो इंटेलिजेंस था, AI बोलते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ उन लोग ने पूरा विश्व को नष्ट कर दिया। ऐसा अभी हो सकता है, ये संभावना बहुत ज्यादा दिख रही है हमें। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा आगे जाके, और हम तो जब नहीं रहेंगे, पर शायद आगे वाले बच्चे देखेंगे कि ये पूरा कैप्चर कर लिया है दुनिया को रोबोट्स ने और पूरा उन लोग खेल खेलेंगे। ऐसा हो सकता है। थैंक यू सर। चलिए आपके मत से इत्तेफाक रखते हैं हम, सही बात है। सिन्हा साहब कुछ कहिए, विचार व्यक्त कीजिए। मैंने कहा कि आज की टॉपिक बहुत सुंदर है, बहुत शिक्षाप्रद है, अपने उन्नति के लिए बहुत बेहतर है। आप कृपया इसका यूट्यूब जरूर दे दीजिएगा। और मैंने तो बहुत कुछ जरूर रास्ते पर चलना भी चाहते हैं, तो याद रहे बातें। इतने यूट्यूब रहेगा तो बार बार देख करके हम अपने को चाबी भरते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उसको चलने की कोशिश करेंगे। हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास बुरा आता है, जो हम देखते भी है। इसलिए हो सकता है देखते देखते लोग प्रकृति को नष्ट करना बंद कर दे। प्रकृति को नष्ट नहीं करे, जो हो रहा है होने दे, हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल अपने हम को सुधारे, अपने भाव को सुधारे, अपने विचार को सुधारे, अपने कर्म को सुधारे, बस हमारे हाथ में यही है, यही हम करें। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपनी बात रखना चाहता है? चलिए, हम समय सर चल रहे हैं, अभी 9:45 होने को है। हाँ भावना बेन बोलिए ना प्लीज। भावना बेन जी मैं बोलिए मैम। हाँ सर, मैं पूछना चाहती थी कि जब हम यहाँ पर भाव करते हैं, कर्म बंद हो जाता है, कर्म का बंद, भाव से जो कर्म, फिर ये सारे कर्म हम क्या व्यवस्थित शक्ति के पास पहुंचा देते हैं? मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम है वो, कि मुझे तो पता नहीं कि वो व्यवस्थित शक्ति सारा कर्म अभी वहां पर इकट्ठा हो जाता है, और फिर उस हिसाब से हमें संयोग मिलाकर फिर फल मिलता है। यह है क्या? संयोग कभी नहीं मिले, समझो 6 इटर्नल एलिमेंट जो 6 तत्व है, सब संयोग अगर हिसाब से मिल गया तो हमें बहुत अच्छा फल मिल जाता है तुरंत ही। सही बात है। अगर कोई संयोग नहीं मिला, कोई काल के हिसाब से कोई बाकी रह गया, तो वो फल हमें नहीं मिलता है। तो वो नहीं मिलने का कारण क्या? हमारी पुण्य कम है? उसके लिए बिल्कुल क्या प्रयत्न करना चाहिए? पुण्य कम हो गई इसलिए हमको सारे संयोग इकट्ठे नहीं हुए हमारे। सही बात है। ये सोच सकते हैं जैसे बैंक आपको पैसा तभी देगी जब आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा। जी। आप चाहे अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी हो, ठीक है, बैंक वितराग है। बैंक ये नहीं देखती कि कोई आतंकवादी है कि कोई सन्यासी है, उसके अकाउंट में पैसा है। आतंकवादी भी विड्रॉ कर सकता है, सन्यासी भी विड्रॉ कर सकता है। तो हम जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, यदि हमारे पुण्य कर्म शेष है तो फिर हमारा वो कार्य सफल होता है, भले ही वो काम चोरी का क्यों ना हो।
एक चोर भी, क्योंकि चोर को भी वैसे संयुक्त तो मिलना चाहिए ना, एक तो कोई धनी मिलना चाहिए, उसके पर्स में पैसा होना चाहिए, और पैसा जब वो चुराता है तो उसको पता भी नहीं चलना चाहिए, है ना। और वो पता चलने के बाद फिर पुलिस भी उसके पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये संयोग कब मिलेगी, क्योंकि चोर ने चोरी की तो एक बहुत बड़ा एक पुण्य का हिस्सा उसने खर्च कर दिया गलत काम में, अच्छे काम में वो खर्च हो सकता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार पुण्य खर्च हो ही जाता है। यदि पुण्य फिर वो बैलेंस नहीं रहा तो फिर जो चाहिए वो भी नहीं मिलता, फिर तो पानी भी नहीं मिलता आगे चलकर, क्योंकि जब तक बैलेंस है तब तक ही वो चलता है। बैलेंस खत्म हो गया है फिर तो आप देखिए, बुरा किया है, हमारे यहाँ कहावत बहुत फेमस है कि बुरा नहीं किया तो बुरा करके देख, और जिसने बुरा किया उसका घर जाके देख। अंत समय में बुरा करने वाले लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पुण्य का बैलेंस होगा, हर काम में यश अवश्य मिलेगा, लेकिन वो खर्च जरूर होगा। इसीलिए यहाँ पर मैं लाला साहब का एक उदाहरण आपको दूंगा। लाला भाई पटेल जी को एसबीआई के महाप्रबंधक थे, वो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ऊंची पोस्ट, जनरल मैनेजर ऑन स्टेट लेवल। तो उनको एक बड़ा पुरस्कार मिला नेशनल लेवल पर, तो काफी खुश थे, बहुत बड़ा पुरस्कार है इंटरनेशनल लेवल का। लेकिन कुछ पॉलिटिक्स ऐसा हुआ कि उनका नाम उन्होंने पुरस्कार से हटा दिया, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा भाई मेरे कार्य के आधार पर मिलता है तो वेलकम, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो कुछ गिने चुने नेताओं ने बोले नहीं ये अपने कोई परिचय के नहीं लग रहे, ऐसा वैसा करके ईर्ष्या का कारण कहो या कुछ और कहो, उनका नाम हटा दिया। अब इन्होंने क्या सोचा कि मुझे पुरस्कार मिलने वाला था तो हो सकता है उसमें मेरे कुछ पुण्य खर्च हो जाते, नहीं रहे ना, मतलब मेरे पुण्य का बैलेंस शेष है, और ये पुण्य का बैलेंस इससे भी कीमती चीज जब मेरे जीवन में कुछ आएगी तब वो पुण्य का बैलेंस मेरे काम में आएगा। ये देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण क्या बढ़िया है, मोक्ष मार्ग के लिए। देखिए तो उनकी पहचान दादा भगवान से होगी, वही पुण्य के आधार पर जिनका पुण्य का स्टॉक था वो सीधे ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात की आपने भावना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए अगले सत्र पर चलते हैं। अगला सत्र है सकारात्मक दृष्टिकोण। उसका मैं स्लाइड अभी शेयर कर लेता हूं यहाँ पर। और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत दूर से आए हैं आदरणीय श्री केतन भाई रूपारेलिया जी। मुझे ये कहने में गर्व महसूस होता है कि मैं इनका फैन हूं, क्योंकि इनकी बातें सुनना एक मेरे लिए इतना सुखद अनुभव होता है। ये जब भी आते हैं हमारे तो बहुत समय तक वो बातें स्मरण में होती है। इसी को दादा भगवान ने वचन बल कहा है। मैं हार्दिक निमंत्रित करता हूं। इनका सब्जेक्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। पहले पीपीटी हम शेयर कर लेते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण की, और फिर मैं सादर आमंत्रित करता हूं आज गुजराती हाँ सर, गुजराती का उपयोग भी करेंगे, और गुजराती इतनी स्वीट लैंग्वेज है वो समझ में आ जाती है। चलिए और आदरणीय किचन भाई जी रूपारेलिया होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी हैं। यहाँ पर काम कैसे चल रहा है बीच बीच में मुलाकात लेते हैं। और प्राणनाथ अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इनके ये डायरेक्टर हैं। वैद्यकीय सेवाएं दे रहे हैं समाज को। और क्या कहूँ मैं, बस इस बात से समझ लीजिए कि मैं इनका फैन हूँ। मैं सादर निमंत्रण देता हूँ श्री केतन भाई रूपारेलिया जी, आइए साहब, और हमको सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा आप डेवलप कीजिए आज। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए एरो कितनी परसेंट? हाँ ये नीचे डाउन, ठीक है। धन्यवाद चंद्रकांत भाई, बधाने प्रणाम, जय सच्चिदानंद। आज આપણે सकारात्मक दृष्टिकोण जो है के लिए बात करते हैं हम लोग। तो ये बातचीत हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे, जिसको भी कुछ इसमें डाउट हो या कुछ पूछना हो या बोलना हो तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अकेला बोलूंगा ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए ये कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो पहला स्लाइड है हमारा, उसमें दादा भगवान ने का एक सूत्र है, संसार में जो दुख आते हैं वे हमारे द्वारा धर्म की विराधना होने से। धर्म की विराधना अर्थात किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख देने का भाव। तो यहाँ पे दादा ने धर्म की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, वो हम लोगों को देखना है कि धर्म किसे कहते हैं। किसी को सुख दे वही धर्म है। वो हम लोग यहाँ से रिसर्च सेंटर जो है हमारा HSRC, वो उसके हर बुक के लास्ट पेज पे यही लिखा हुआ होता है। अभी सकारात्मक दृष्टिकोण की बात है, दादा भगवान कहते हैं हमारा तो एक ही काम है, पॉजिटिव ही देखना। तो दादा भगवान हर हमें सब चीजों में पॉजिटिव देखते थे, सबको एनकरेज करते थे। छोटा सा भी बच्चा होता है उसको भी वो एनकरेज करते थे। ये सब हमने पढ़ा है उनको सभी बुक में और उनसे सुना है। तो वो बात यहाँ पे की गई है उनके सूत्र में। अभी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये श्री कृष्ण भगवान का एक दृष्टांत है इधर, कि उनको जो सम्यक दृष्टि, क्षायिक दृष्टि मिली थी नेमिनाथ भगवान से, तो वो रियल में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिनको क्षायिक दृष्टि मिलती है या सम्यक दृष्टि मिलती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो देवों ने क्या सोचा कि भाई परीक्षा लेते हैं ये सही में ये दृष्टि है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वैकिर्य शक्ति से एक मरा हुआ कुत्ता होता है जिसमें से बदबू आती है, एकदम सड़ा हुआ होता है, उसको रास्ते में रख दिया जहां से कृष्ण भगवान और अर्जुन गुजर रहे। तो जैसे ही अर्जुन ने देखा तो उसने अपने नाक पे और वो विचलित होने लगा। और भगवान के सामने जब उसने देखा तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि देखो इसके दांत देखिए, कितने चमकीले दांत हैं, कितने सफेद दांत हैं। और उनको वहां पे सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई दिया। उनको वो कुछ जो नेगेटिव था उसमें से बात आ रही थी ये सब नहीं दिखा। ये सब देख के देव राजी हो गए और उनको ये कंफर्म हो गया कि नहीं ये सम्यक दृष्टि वाले ही है। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल है दादा भगवान का। दादा भगवान को एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में थे, फिर घर आ गए और दूसरे दिन कोई पूछने आया दादा आपको फ्रैक्चर हुआ है। तो दादाजी की दृष्टि देखिए इधर, पॉजिटिव दृष्टि। उन्होंने बोला फ्रैक्चर तो कल हुआ था, आज तो हीलिंग हो रहा है,
वो फ्रैक्चर है वो जॉइंट होने लगा है। तो वैसे भूतकाल में भी वो नहीं गए और वर्तमान में रह के उन्होंने जो हुआ था उसका हीलिंग हो रहा है ऐसा बताया। और वो भी हर हमेश बोलते थे कि फीवर, हम लोग क्या बोलते हैं व्यवहार में, फीवर आया है, ताव आया है, पर दादाजी ऐसा बोलते हैं कि ताव आया नहीं है, ताव जा रहा है। फीवर है वो आ गया है, अभी उसकी ट्रीटमेंट हो रही है तो वो जा रहा है। तो ये सब जो चीजें है हम अपने लाइफ में बहुत यूजफुल रहता है। और हम जब पॉजिटिव रहते हैं तो सभी संयोगों पॉजिटिव ही मिलते हैं। फिर इसमें बात है जो आध्यात्म में होते हैं, सभी आध्यात्मिक साधक जैसे जैसे सच्चे मार्ग पर आगे बढ़कर प्रगति करते हैं, वैसे वैसे उनके आसपास हो रही घटनाओं के प्रति प्रबल जागृति भाव रखने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ये आध्यात्म में, स्पिरिचुअल दृष्टि में आगे बढ़ते हैं तो हमारी नेगेटिविटी कम होती है और हम लोग पॉजिटिव में रहने लगते हैं। और नेगेटिव का दूसरा साइड ही पॉजिटिव है, ये बात है इधर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, दादा भगवान का एक सूत्र है, ऑब्स्ट्रक्शन करनार ज हितकारी छे। ऑब्स्ट्रक्शन એટલે જ લિફ્ટ। હવે આ સૂત્રમાં બહુ સરસ વાત છે। ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટલે આપણે લાઈફમાં ક્યારેય પણ કઈ પણ ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવે એટલે કઈ પણ અડચણ કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં એને, તો એ અડચણમાં લોકો શું થાય, ડિસઅપોઇન્ટ થઈ જાય, ડિપ્રેસ થઈ જાય નહીં, પણ તમે તમારો જે રસ્તે તમે ચાલતા જતા હો તો ત્યાં તમને કઈ કાંટા, બાવળ, ઝાડ બધું આવી જાય તો આપણે શું કરીએ, એ રસ્તો છે એની બદલે બીજો રસ્તો પકડીએ। તો અહીંયા એ જ વાત છે કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન તમને લાઈફમાં કોઈ આવે છે કઈ પણ જગ્યાએ, એ આપણા માટે હિતકારી છે, કારણ કે એ તમને બીજા રસ્તેથી લઈ જશે અને કુદરતી સંયોગ એવો મળશે જો તમે પોઝિટિવલી બીજા રસ્તે જશો તો ત્યાંથી તમને કોઈ સારા સંયોગો મળી આવશે અને તમારું જે કામ છે એ પોઝિટિવલી સરસ થઈ જશે। આવો એક એક્ઝામ્પલ મારી લાઈફમાં બનેલો છે કે મારો ફાર્મસીનો ને બધો બિઝનેસ છે, એટલે એવું થયું કે બિઝનેસમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવ્યા। આપણે અહીંયા જે અમારી શોપ ચાલે એમાં ઘણીવાર એવું બને કે અમે લોકોને એમઆરપી થી સસ્તું આપીએ, તો અહીંનું જે એસોસિએશન હોય એ લોકો એવું અમને કહે કે ભાઈ તમે આવી રીતે કેમ આપો છો। એટલે એમણે શું કર્યું કે જે અમને માલ આવતો હોય હોલસેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ત્યાંથી, એમને ના પાડી દીધી કે ભાઈ આ શોપને માલ નહીં આપવાનો। અમારે ત્યાં વસ્તુ ના આવે તો અમને એમ થાય કે આપણે આપવી કઈ રીતે, વેચવી કઈ રીતે। તો ત્યારે અમે એની અગેન્સ્ટમાં ફાઇટ કરવાને બદલે અમે બીજો રસ્તો લીધો કે ભાઈ આપણે જ હોલસેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બની જઈએ અને આપણી દુકાનને આપણે માલ આપીએ। તો આ રીતે આ મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ થયો છે આવો કે જ્યારે જ્યારે ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવ્યું છે એટલે કે બારી બંધ થાય તો મોટો દરવાજો ખુલી જાય છે। આ મારા ગુરુજી મને બહુ કહેતા કે ભાઈ તમે કોઈ વસ્તુમાં નેગેટિવ નહીં લો, એને તમે પોઝિટિવલી લઈને આગળ। એટલે આ રીતે આ વાત છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર જઈએ। यूजुअल टॉक्स ओवर अराउंड नेगेटिविटी, ये तो अक्सर होता ही रहता है जब पार्टी, दावत, भोजन समारंभ और ये सब भी नहीं होता है तो यहाँ पे तो सभी लोगों की, हमारे गुजरात में तो ऐसा ही है कि जब शाम को खाना हो जाए तो सोसाइटी में या गेट पे या कहीं भी जाके लोग बैठते हैं, बातें करते हैं और इधर उधर की बातें होती रहती है। वो मंदी की हो, वैश्विक समस्याओं हो, कोई पॉलिटिक्स की बातें हो, तो उनमें जो बातें चलती है, लंबी लंबी बातें, वो सारी नेगेटिव होती है, उससे कोई लाभ होता है। क्योंकि यूजुअली सब लोग अपने अपने हिसाब से वो बातें रखते हैं
और हमारे अंदर वो नेगेटिव ही आता है। आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह भी बहुत हो गया है, कहीं जाके बैठने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग उसमें सभी तरह की चीज देख सकते हैं, इस नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है। लेकिन यूजुअली लोग जो, मैं तो ये हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो कोरोना काल था उसमें सोशल मीडिया ने जो सब चलाया है उनसे काफी लोग डर गए थे, और वो डर की वजह से, वो नेगेटिविटी की वजह से काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये ठीक नहीं होंगे और इसमें डेथ ही होता है, रिकवर नहीं होता है। लेकिन उनके अंदर वो न्यूज देख देख के, वो सोशल मीडिया देख देख के एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, और ये सब चीजें जब उनको ये बीमारी आती है तो अंदर ही अंदर वो सब चीज चलती रहे। फिर दूसरी बात इसमें लिखी है, वो बहुत अच्छी है कि व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन दैट इज नॉट न्यूज बिकॉज इट हैपेंस। तो न्यूज क्या है इसमें कि इफ मैन बाइट्स अ डॉग दैट इज द। तो इसके उदाहरण में एक मैं आपको बात बताऊं, हमारे गुरुजी डॉक्टर जेपी अमीन साहब थे, वो हमें बोलते थे कि वो अपनी पूरी लाइफ में शाम को 8 से 10 सो जाया करते। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो वो बोले कि ये जो समय है 8 से 10 का रात को, यूजुअली सभी लोग फ्री हो गए होते हैं, और फ्री हो जाते हैं तो इकट्ठे होके या बैठ के सब नेगेटिव बातें करते हैं, तो जो कुदरत में नेगेटिव वाइब्रेशन छा जाते हैं। तो हमें उस टाइम है उससे दूर रह के अपना नींद कर लो, और जब वो सो जाए तो अपना अध्यात्म का काम आगे बढ़ाएंगे उसके बाद। तो ये बहुत अच्छी बात हुई इसमें। अगला स्लाइड देखते हैं। both good and both bad events keep happening concurrently in the world। तो ये बात तो ही, दोनों चीज होती रहती है, दंगा फसाद, युद्ध, बीमारियां, कुदरती संकट। अभी कुदरती के कानून होते हैं, ऐसा भी है। ये अभी हमारे साहब ने बताया, चंद्रकांत भाई ने बहुत अच्छी बात की, चॉइसलेसनेस। तो चॉइसलेसनेस है वो, एक्चुअली तो मेरे हिसाब से चॉइसलेस चॉइस होना चाहिए, क्योंकि हम जो कर्मकृत लेके आए हैं अपना जो भी, उसमें हमारा चॉइस कम रहता है, पर हमारी जो भी चॉइस आती है उसमें हम चॉइस लेस रखते हैं कि भाई उसके प्रति हमारा आकर्षण ना हो, हमें मोह ना हो। वैसे ही मेरे ख्याल में ऐसी कुछ बात आई थी। अभी हम लोग इधर बात करते हैं कि ये दो साइड होती है, गुड और बैड, और साथ ही साथ महान आध्यात्मिक महानायक जैसे कि महावीर भगवान है, बुद्ध है, जीसस है, साहित्य के लोग हैं, संगीतकार लोग हैं, तेजस्वी वैज्ञानिक है, उन्होंने भी जन्म लिया है। तो ये कुदरत का ये चक्कर है कि ये सब चीज कुदरत भी नहीं लाती है, वो अपने आप सब हिसाब से आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है इसमें। अभी आगे देखते हैं। ब्रॉडिंग ओवर नेगेटिविटी मेक ऑन साइनिंग। जिनका मन नकारात्मक का मनन करता है उस पर दोष दर्शन की, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि नकारात्मक का मनन करने वाली बात हुई कि नकारात्मक का मनन करते ही दोष दर्शन की लत लग जाए और वह व्यक्ति गटर इंस्पेक्टर जैसा होता है। तो इसमें हमारे आत्मा की कल्प शक्ति काम, जैसे 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 नकारात्मक की ओर बढ़ते जाते हैं तो अंदर एक शक्ति है, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेटर स्पीकर होते हैं, वो बताते हैं कि आप जो भी गोल है वो समाप्त आपको अगर अचीव करना है तो आप घर में ही उसकी फोटो लगाइए, उसकी पिक्चर लगाइए। तो वहां पे भी कल्प शक्ति काम करती है, लेकिन वो अलग तरीके से होती है। और ये
नकारात्मक का मनन होता है तब भी यही चीज होती है, तो फिर हमारा जीवन कैसा हो जाता है, गटर इंस्पेक्टर जैसा। हम लोग सब खामियां ही देखते हैं, जहां भी जाते हैं, खाने गए तो कि भाई कढ़ी में नमक कम है, दाल में चीनी ज्यादा है, ये है वो है, तो ये सब चीज हमारे अंदर आ जाती है क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली नकारात्मकता में रहते हैं। तो उनसे ये सब बातों में नकारात्मक अभिगम प्रकट होता है। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव संयोग आते हैं। तो ये सब नेगेटिव चीजें जो आती है हमारे जीवन में, उसमें हम लोग पॉजिटिव कैसे रहे, ये बात भी एक आती है कि भाई चलो ये सब चीज तो आ गई, ये गटर इंस्पेक्टर जैसे हो गए, तो उसमें से निकलने की बात भी करनी पड़ेगी इधर। तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, अपने अपने गुरुदेव है जहाँ पे भी हम लोग श्रद्धा रखते हैं उनसे शक्ति मांग सकते हैं कि भाई हमें पॉजिटिव रहने की शक्ति प्राप्त। और हम लोग क्या हर चीज में अगर अच्छा क्या है वो देखने लगेंगे ना, तो हमारी पॉजिटिविटी आगे बढ़ने लगेगी। क्या बचा है वो देखने वाली बात है। 5 उंगली में से एक कट गई तो 4 तो बची है, एक हाथ गया तो एक तो बचा है। वैसे छोटी छोटी चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जरूर हम लोग पॉजिटिविटी में आएंगे। और दूसरा एक एग्जांपल ऐसा है कि जब खाली बोतल होता है तो उसमें से हवा निकालना हो तो हम लोग उसमें पानी भर देते हैं, तो हवा अपने आप निकल जाती है। वैसे जब भी हमारे मन में कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी, तो उसमें हम लोग पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचार अंदर जैसे ही डाल देते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप ही इवापोरेट हो जाएगी। यही सिद्धांत काम करता है इसमें भी। और अगली स्लाइड देखते हैं। एनीथिंग न्यू हैज इट्स own new problems and teething troubles। ये बहुत अच्छी बात है। कभी भी नया कुछ भी आविष्कार होता है तो वो अपने साथ समस्याएं लेके आता है। समस्याएं कैसी होती है कि उसका नॉलेज कम हो या कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो, उसकी वजह से उसमें समस्याएं आती, क्योंकि नई चीज है, नया आविष्कार है। तो उसके प्रति हमारा मन कैसे उस सुविधाओं की उपयोगिता के बारे में सोचता रहता है, सोचने रहना चाहिए। तो जब भी दूर दूर देशों की हवाई यात्रा कर रहे हो तब उसकी उपयोगिता के बारे में सोचना चाहिए। ये चीज कैसे काम में आती है, ये नया आविष्कार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले वो एक ट्रेन का अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वंदे भारत। तो वो 150-160 की स्पीड से चली गई, तो मुंबई से अहमदाबाद 5 घंटे में पहुंच गई। तो वो नया आविष्कार, अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, मेट्रो ट्रेन आ रही है। तो वो सुविधाओं हमें कैसे प्राप्त करते हैं, देते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि उसके नेगेटिव में हम लोग जाए कि भाई ये हुआ ना, ये नहीं हुआ ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी आगे का स्लाइड देखते हैं। लेट अस फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी बहुत सारी सकारात्मक बाबतें आकार ले रही है या विधेयात्मक प्रसंग या कार्य हो रहे, उनके प्रति सतर्कता विकसित करने की खास जरूरत। तो हम लोगों को यहाँ जो बात हो रही है कि हर चीज में से पॉजिटिव कैसे निकालें। पॉजिटिव बातें जहाँ हो रही है वहां हमको, जैसे संत प्रकृति की बात की है यहाँ पे, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, सामाजिक अनुशासन करने वाले व्यक्ति हो, कोई भी हमें सेवाएं मिलती है, जैसे टेलीफोन सेवाएं है, सड़क बेहतर करने वाली बात है, तो ये सब चीज में से हमको पॉजिटिविटी ढूंढने वाली बात यहाँ पे की गई है। क्योंकि पॉजिटिव से ही हमको आनंद मिलता है और पॉजिटिव से ही हमको सुख मिलता है। हमको क्या है कि जो हमारा
आजकल एजुकेशन में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बराबर, काफी प्रश्न आ रहे हैं कि भाई ये मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा है। तो आजकल क्या है, ये टीवी है, सोशल मीडिया है, गेम्स वगैरह आती है, तो उसमें नेगेटिव हो गए। बराबर, नेगेटिव आने से क्या है, चित्त फिर फ्रैक्चर हो जाता है। तो चित्त फ्रैक्चर हो जाता है, जो चीज पढ़ते हैं वो याद नहीं रहती है, क्योंकि वो उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बात है। तो ये सब सुविधाएं होती है जो यहाँ पे बात हो रही है हमारी पॉजिटिव एक्सेप्ट वाली। तो हर सुविधा हो, हर आहार हो, ट्रैफिक आइलैंड हो, जो बनाते हैं सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी सुंदर सेवाएं, या 10-20 वर्षों में हमारे जीवन में भी ऐसी कोई स्थिरता वाली बात हो, महदांशिकता को भर दिया है, हम हकीकत में तो छोटी बड़ी नकारात्मक बाबतों के प्रति लक्ष्य नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये छोटी मोटी जो बाबतें होती है अक्सर हम लोग उसमें नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं। बराबर, तो नेगेटिव में नहीं जाने हैं। हमारे गुरुजी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि नेगेटिव का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नेगेटिव हम लोग लाते हैं, लेकिन हकीकत में नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव से क्या होता है, दिल बैठ जाता है, दुख आता है, डिप्रेशन होता है। सही बात है। तो हम लोग पॉजिटिव में आ जाते हैं, आनंद, परमानंद, सुख होता है। तो ये सब बातें ये स्लाइड में हुई है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन पॉजिटिविटी। हमारे अभिगम में सकारात्मक को महत्व प्रदान करने की जरूरत। तो इसके लिए दादा भगवान कहते हैं कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव से जीतते हैं। ये दादा भगवान की बात है कि कोई भी संयोग आए, वो सुख वाला हो या दुख वाला हो, तो हमारी संयोगों को जो देखने की दृष्टि है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से ही हमको सुख या दुख मिलता है। वाह! तो संयोगों तो दोनों तरह के होंगे, पर हम लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है इधर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पॉजिटिव दृष्टि से कोई भी संयोग हो, लेकिन हमारे अंदर उसे स्थिरता रहेगी। जीवन में कोई भी ऐसा प्रसंग आएगा, कोई भी ऐसी बात आएगी, तो हम अपने आप को पॉजिटिव रहेंगे तो हम स्थिर रहेंगे, हमारे अंतःकरण पे उसका असर नहीं होगा, उसमें खलबली नहीं मचेगी। तो इसमें ये नौकर वाली बात की है, बहुत बढ़िया बात है। आजकल ये सब चीज देखने को नहीं मिलती है कि कोई अपने नौकर चाकर के बारे में अच्छे शब्द बोले, क्योंकि किसी के पास टाइम, उनको हम नौकर है ऐसा लिया आता है, तो कोई बात भी नहीं करता है और सहानुभूति भी नहीं व्यक्त करता है। इंटरनेट प्रॉब्लम बधाने संभळाय छे ने? आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है, ओके। वेरी क्लियर। तो ये आधुनिक वैभवी जीवन शैली में जीने में सहायक होकर अत्यंत आवश्यक सेवाएं देते हैं, ये जो नौकर की बात हो रही है यहाँ पे, और उनके बारे में हम लोग पॉजिटिव कैसे रहे। तो ये एग्जाम्पल से हम अपनी लाइफ में अपने सहकर्मचारी है, अपने कोई भी जो कलीग्स है, उनके प्रति भी पॉजिटिव रहने वाली बात कही है इधर। तो इसके आगे की स्लाइड देखते हैं अभी। बराबर, अच्छा क्या ना पहला नहीं आया। रिवर्सल ऑफ अवेयरनेस, परिवर्तन करना जरूरी है। ऐसे परिवर्तन के बिना जिंदगी के आनंद की समतुल्य ऐसी आध्यात्मिकता
को खोजना संभव नहीं है। ऐसी ऐसी सकारात्मक बाबतों के प्रति गाफिल थे, जिनकी ओर अब ध्यान देकर सतर्कता को विकसित करने की जरूरत है। तो ये हम लोगों की जो जागृति रखने की बात हो रही है, अवेयरनेस की बात हो रही है कि हम लोग सकारात्मकता में कैसे आए। अभी तक हम लोग गाफिल थे, तो उसके लिए मुझे जो 2-3 बातें है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें अवेयरनेस रखेंगे, जागृति रखेंगे कि जो हमारे साथ है नहीं, हाजिर नहीं है, उसके बारे, उस व्यक्ति के बारे में हम लोग बातें नहीं करेंगे। क्या बात? तो हमारे से उसके प्रति नेगेटिव अप्रोच नहीं होगा, और बात करनी भी हो तो उसके लिए हम पॉजिटिव बात करेंगे। उसके प्रति अगर नेगेटिव एक बात हो जाती है तो उसको हम 4-5 बार पॉजिटिव बोल के भी वापस आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे सभी चीजों में थोड़ी बहुत हम अवेयरनेस रखेंगे तो वो पॉजिटिविटी में, सकारात्मक बाबतों के प्रति हमारा एटीट्यूड आता रहेगा, और सामने वाली व्यक्ति भी, क्योंकि दादा कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। हम लोग सब, ये हमारा रूटीन बात है। तो हम लोग जो व्यक्ति हाजिर नहीं है उसकी भी बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, तो वो पहुंच जाती है उसके पास, क्योंकि वायुमंडल में जो विचार है ना, वो लाइट से भी ज्यादा गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग ये अवेयरनेस रखेंगे, जागृति रखेंगे कि जो नहीं है उसके बारे में हम लोग सकारात्मक बात करेंगे। अगर करेंगे तो, नहीं करे तो बहुत बढ़िया है। और नेगेटिव हो जाती है 1-2 बात, तो उसके सामने 4-5 बात पॉजिटिव रख देते हैं, ताकि हमारा मन जो है वो नेगेटिविटी में ना जाए। इसके आगे का देखते हैं स्लाइड। પોતાના ગુણોનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવું। वाह! यदि कुछ हद तक भी हम उस दिशा में सतर्क रहकर आगे बढ़े, तब भी हमें हमारे भीतर पैदा होने वाली आत्म सच्चाई की मनोवृत्ति का समन करना पड़ेगा। अन्यथा ऐसे सात्विक अहंकार के कारण अन्य लोग, जिनमें ऐसी सतर्कता की विकसित हुई नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति हमें ऊब रहा करें। इस सकारात्मक जीवन दृष्टि की राह पर 10% जितने परिणाम पर पहुंचने के लिए भी अधिक बेहतर संगति, सोबत, नई अच्छी आदतें तथा नए प्रकार का पठन इत्यादि आवश्यक। तो हम लोगों को यहाँ पे बात जो हुई है कि हमारे अंदर पॉजिटिव गुण, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे लाना है, उसको कैसे, और हम लोग पॉजिटिव है तो हमारा अहंकार भी सात्विक हो जाता है, पॉजिटिव अहंकार बोलते हैं। तो वो हम लोगों को नेगेटिव में नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें हमें, और ये सब मिलता कहाँ से है कि भाई हम लोग कोई पुस्तक पढ़े या किसी अच्छे लोगों की संगति में रहे। चंद्रकांत भाई की संगत में मैं रहता हूँ तो मैं भी पॉजिटिव हो गया हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के सामने ऐसा इतने देर तक मैं बोला नहीं हूँ। तो उन्होंने जब मुझे बात की कि भाई आपको ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला क्लास है तो उसमें ये बोलना है, मैं बोला, मैं तो नेगेटिव हो गया। मैं बोला भाई मेरा काम नहीं है वो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप हमारे साथ बात करते हैं तो हमको ये अच्छा है कि आप कुछ बोल सकते हैं, आपके पास ये सब चीजें। तो मेरे पॉजिटिव जो अंदर के गुण थे वो उन्होंने मुझे दिखाए, तो मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ, और आप लोगों का भी आभारी हूँ कि मुझे आप सुन रहे हैं और ये मौका मिला है, मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर हम ऐसी संगत में रहेंगे, सोबत में रहेंगे, ऐसा हमारा पढ़ना लिखना रहेगा, तो जरूर से हमें इससे सकारात्मक जीवन दृष्टि मिलेगी, और ये दृष्टि हमारे रोज बरोज के लाइफ में भी बहुत
काम में आएगी। तो ये बात है इधर। अभी आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। कूड़े कचरे में से बगीचे के उपयुक्त खाद। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कूड़े कचरे में से जो खाद बनाया, तो जो आज कोई भी नेगेटिव चीज हो, व्यक्ति हो, या कोई भी नेगेटिविटी वाले को हम मिले, तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, उसको हम कैसे बात करते हैं। यहाँ पे कूड़े कचरे की बात की गई है। मैं तो ये बात करने वाला हूँ कि भाई कूड़े कचरे तो जड़ भाग में आते हैं, लेकिन हम लोग तो जो हमारे आसपास के व्यक्ति है, जो हमें मिलते हैं, हमारे ऑफिस में हो, घर में हो, काम में जाते हैं वहाँ, तो उनको भी हमें खाद बना देना है, उनको भी हमें उपयुक्त होना है। तो वो आज हमें जो नॉलेज मिला है और हम लोग इस सकारात्मक को लेके आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, ये जो दृष्टिकोण पहले था इसमें, वो अभी चेंज हो गया है। तो नकारात्मक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की सतर्कता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण में ऐसा है कि कूड़े कचरे जो भी इकट्ठे हो रहे थे, उनको खाद में रूपांतर कर दिया। गड्ढा गाड़ कर उसमें रख देते हैं और उसको थोड़े दिन रहने देने के बाद वो अपने आप कुदरती खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऐसा प्रयोग तो बहुत जगह होने लगा है अभी। और हम लोग क्या है, बच्चे को भी अभी ऐसी एक्टिविटी आती है कि भाई बोतल में से कुछ बनाइए, या घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हो उसमें से कुछ बनाइए। तो ये सब वेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। यस, तो वो सब चीजें जो होती है वो हमारे में पॉजिटिविटी लाता है कि भाई उनको हम लोग ये प्रयोग बच्चों के लिए खास कर सकते हैं, क्योंकि उनको पॉजिटिव यहाँ से हम लोग बना सकते हैं और ये एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात है इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। withstanding negative surrounding and keeping focus on positive happening। जिनकी नकारात्मक की चेतना अधिक बलवत्तर है, ऐसे लोगों के बीच हम घिरे हुए हैं, जिससे सकारात्मकता अर्जित करना यदि मुश्किल लगता हो तो भी प्रयास तो अवश्य करने जैसा ही। तो ये बहुत अच्छी बात बोली कि आजकल की लाइफ में सभी जगह नकारात्मक चेतना ही बलवत्तर है, ऐसा इसमें बोला है। तो हम लोगों को वहां घिरे हुए हैं, वहां से सकारात्मकता अर्जित करनी है। मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं। प्रयास करेंगे तो हम लोग जरूर उसमें पास होंगे। इसके लिए दादा भगवान का एक सूत्र है कि adopt one principle in life, always remain positive, never support negative, whenever any negativity arises surrounding you, remain silent। क्योंकि एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था पिछले सत्र में, या लाला भाई का मैं वीडियो, कि भाई हम लोग जब कहीं गए होते हैं पार्टी में, फंक्शन में, तो वहाँ सब नेगेटिव बातें हो रही होती है और वहाँ हम भी होते हैं, वहां से जा नहीं सकते हैं और नेगेटिव आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें। तो ये सूत्र वहां पे काम करता है, वी जस्ट कीप साइलेंट। बहुत बढ़िया। जो बात हो रही है अगर वहां से जा सकते हैं और पॉजिटिव बातें कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन कुछ हमारे हाथ में नहीं है, तब वी शुड कीप साइलेंस। कि हम लोग साइलेंट रहेंगे तो उससे क्या है, मन बनता नहीं है हमारा। अगर अभिप्राय देने लगेंगे तो ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। तो नया मन है वो जन्म ले लेगा, तो वो बात हमारे अंदर मन में एक गांठ बन के आ जाएगी। बहुत सुंदर सूत्र है सर। तो ये वाले को अवसर नहीं मिलेगा झगड़ा करने का। यस, प्रतिकार करेंगे तो वो बोलेगा 19 तेरा है तो मैं 20 बोलता हूँ। एग्जैक्टली। तो ये बात, ये बहुत अच्छा सूत्र मिला है
कि भाई हम लोग साइलेंट रहे। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे वही बात है हमारी कि हम लोग जीवन में चेतना का ऊर्ध्वगमन करने वाले प्रयास होने के कारण अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो हमारा ऊर्ध्वगमन होगा अगर पॉजिटिव हम रहेंगे, तो हमारी चेतना का भी ऊर्ध्वगमन होगा, हम लोगों को भी उपयोगी होता, और हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, लाइफ है, हम स्पिरिचुअल आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें बहुत 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 फायदेमंद रहेंगे ये सब चीज। तो अंत में एक बात और याद आती है कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, हाँ जी। बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं। तो आज हम लोग भी एक बात नक्की करते हैं और ये ध्येय में रखते हैं कि पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव સાંભળીએ અને પોઝિટિવ જ એન્કરેજ કરવાનું બધાને, એવું નક્કી કરીએ છીએ। આ સાથે અહીંયા સ્લાઇડ પૂરી થાય છે। કોઈને કઈ વાત કરવી હોય આ બાબતમાં તો વાત કરી શકે છે। बहुत बहुत આપે धन्यवाद। બધાએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો, અને બધાના આશીર્વાદ આપજો એટલે આ રીતે ફરીથી આપણે મળી શકીએ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। જય बहुत बहुत સચિદાનંદ। धन्यवाद બહુ સરસ કેતન ભાઈ, સમજાયું बहुत તમે તે बहुत બદલ ખૂબ सुंदर। ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ સર। किसी का कोई Thank प्रश्न you। है तो यहाँ रख सकते हैं। बहुत सुंदर सत्र था और मैं उम्मीद हाँ। करता हूँ बहुत सीखने को मिला, और सकारात्मकता को कैसे बनाए रखें, नकारात्मकता से कैसे बचे, दोनों प्लेन के ऊपर केतन भाई ने बड़े विस्तार से, बड़ी सुंदरता से बताया। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है केतन भाई साहब से कि आपका अस्पताल है तो उसमें पेशेंट्स तो आते हैं, तो पेशेंट्स के साथ आपका अनुभव कैसा है? वो निगेटिव रहते हैं या कोई पॉजिटिव पेशेंट्स भी आते हैं? उनका भाव कैसा होता है बीमारी के लिए? जब वो अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं उनकी मनस्थिति कैसी होती है और आप उनको कैसे टैकल करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने चंद्रकांत भाई। देखिए, पेशेंट जो आते हैं ना वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं। अच्छा। लेकिन उनके जो रिलेटिव होते हैं अच्छा। वो ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। और उनको क्या होता है कि 2 दिन रखने से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो तुरंत नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई ठीक क्यों नहीं, बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं है उनको बराबर है कि ये कैसा डिजीज सही है, बात है। इसमें इतने दिन लगते हैं, ये पर उनको जल्दी ठीक करवाना है, उसकी वजह से भी नेगेटिविटी आती है। तो वो लोग क्या करने लगते हैं कि दूसरे डॉक्टर के पास जाना है, हम लोग इससे मिले हैं, और बाहर के उनके रिलेटिव के भी कोई रिलेटिव होते हैं कि हमारे तो ये 2 दिन में ठीक हो गए थे, हम तो ये ऐसा हुआ था, वो डॉक्टर ने ये किया था। तो वो सब चीज भरी हुई होती है उनके मन में। तो उनको हम उनसे पॉजिटिव बात करते हैं कि भाई देखो ये इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, पिछले रिपोर्ट में ये चीज यहाँ पे थी, इस रिपोर्ट में ये चीज यहाँ पे आई है, और आप लोग अगर शांति और धीरज से ऐसे ही चलेंगे तो अवश्य इनको ठीक होगा। लेकिन आप डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। सही बात। और वो जरूर अपना जो पेशेंट है उसको ठीक कर दे। ऐसे सब चीजें होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न भी मेरे मन में उभर के आया केतन भाई कि यदि पेशेंट निगेटिव है तो क्या दवाओं का असर भी उस पर धीरे होता है, और ये पॉजिटिव है तो दवाएं भी अच्छा असर करती है, ऐसा होता है? बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं कोरोना काल की बात करता हूँ। जी जी। कोरोना में हमने, हमारे सभी डॉक्टर है, हमारे फ्रेंड्स है, हमारे हॉस्पिटल में है, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। जी जी। तो सभी से हमारी ये चीज के ऊपर डिस्कशन हुई कि भाई एक पेशेंट का जो लेवल है वही दूसरे पेशेंट का है। बराबर। तो एक पेशेंट है वो जान गंवा देता है और एक बच जाता है, रिकवर कर लेता है। रिकवर कर लेता है। तो इसकी वजह क्या? दैट इज द, जो आपका क्वेश्चन है जी जी। उसका आंसर इधर ही है। क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है आजकल बीमारियों में, और वो
कहीं से भी नेगेटिविटी लाता है और उसको अंदर एक ऐसा फिक्स हो जाता है कि भाई कोरोना में तो सभी लोग जिंदा रहते ही नहीं है, उसका तो यही हाल होता है। तो जो हमारा हार्ट बीट है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इसके ऊपर भी नेगेटिविटी इफेक्ट करता है। और ये सब चीज की वजह से ही वो उसमें अंदर 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 उसका मन है ना, वो उसको खींचता जाता है और ऐसे ही उनको स्ट्रोक आ जाता है। ऐसा हमने कई पेशेंट में देखा है कि आज शाम को हमारे से बात की हुई होती है और सुबह उनकी डेथ हो जाती है। और मैंने नहीं, सभी ने ऐसे पेशेंट के बारे में बहुत सुना होता है। तो दवाइयाँ अपना काम करती है, लेकिन हमारे अंदर अगर पॉजिटिविटी होगी, हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा, जैसे दादा ने बताया कोरोना आया नहीं है, कोरोना जा रहा है, क्योंकि उसके जो वायरस थे वो बॉडी में आ गए, अभी ट्रीटमेंट हो रही है तो वो निकल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपने बिल्डिंग में, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे जिसको भी कोरोना होता था मैं उसके घर पे पहुंच जाता था। वहां जाके मैं बोलता था कि मैं हूँ इधर, हमारा अस्पताल है, वहां पे पूरी जगह है, सभी प्रकार के इंजेक्शन है, आप टेंशन मत लेना। बहुत बढ़िया। और मुझे रोज आपको फोन करना। तो मेरे लिए एक भाई ने हमारे बिल्डिंग के ऐसा लिख के बोला कि भाई इन्होंने मुझे जो पॉजिटिविटी दी उससे मुझे ये 4 दिन में ठीक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये होगा वो होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जिसको मैंने हॉस्पिटल नहीं भेजा, दवाइयाँ दी पर अपने घर में ही ठीक हो गए। क्या बात। तो ऐसा जब भी होता है, ये कुदरती आफत आती है, तो हमको जो भी इसमें सेवा करना चाहता है जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव लेके जाएंगे तो उसमें से बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद केतन भाई। और इस पेशे में पॉजिटिविटी का आप देखिए महत्व कितना है। मेडिकल क्षेत्र में सकारात्मकता हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। चलिए यहाँ पर हम सत्र का समापन करेंगे। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ सर। रीटा मैडम बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये सर ने जो बात कही, केतन सर ने बहुत ही अच्छी बात कही। और ये दवाई की पॉसिबल इफेक्ट, यदि दवाई नहीं देते हैं डायबिटीज की तो भी उसको डायबिटीज ठीक हो जाता है, खाली सादी पिल्स देने से भी। उस इफेक्ट की बात है। मतलब तुम किसी को हाथ अच्छे से पसवारो बीच में कि तू ठीक हो जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं ठीक हो गया। ऐसा क्या बात है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी के भी विषय में हो। यदि आप गोली या दवाई, मतलब समझो कि बीमारियां हो या हम किसी को संकट में हो और हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड हम उसको दिखाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सर। कोई रोता है और हम उसकी पीठ थपाते तो उनको लगता है कि मेरे बाजू में कोई खड़ा है मेरा दुख कम हो गया। ये सही बात है सर। थैंक यू सर। और थैंक यू, बहुत अच्छा आपने समझाया पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। ये प्लेसिबो वाली बात बहुत अच्छी बोली आपने। आजकल यही प्रैक्टिस हो रही है मार्केट में, क्योंकि बीमारियां कम होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा होती है, तो वो लोग प्लेसिबो दे देते हैं। प्लेसिबो माने क्या होता है, वो दवाई नहीं होती है। अच्छा। वो विटामिन होता है या कोई ऐसा होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे इन्होंने दवाई दी। अच्छा। और वो बात भी ऐसे करते हैं कि ये दवाई बहुत बढ़िया है, आपके काम की है और 2 दिन में आपको ठीक कर देगी। क्या बात। तो उसको पॉजिटिव बना के ये गोली देते हैं प्लेसिबो वाली, तो वो रिजल्ट मिलता है उसका। ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई भावना बहन, थैंक यू। रीटा बहन सॉरी। चलिए यहाँ पर समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले सत्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।